बिना सबूत दहेज केस नहीं चलेगा, दहेज केस खारिज हो जाएगा। अगर लड़की वालों के पास में कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे प्रूफ हो सके कि उनसे दहेज मांगा गया था, तो वो मुकदमा आगे चलने के लायक नहीं है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया जी, दोष सिद्धि को रद्द कर दिया, यानी कि बंदों को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने तो सजा सुना दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया और मुकदमे को खारिज कर दिया। जजमेंट अभी का है 30 अप्रैल 2026 का है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया, मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूं। मैटर क्या है, मैटर है जी डाउरी डेथ का। यानी कि आपको पता है जब शादी के 7 साल के अंदर अंदर पुत्र वधू या वधू का जो है भाई उसी घर के अंदर दहेज के लिए क्या कर ली जाती है, उसकी जान ले ली जाती है, तो ऐसे में डाउरी डेथ का मैटर बन जाता है। और इस केस के अंदर भी ऐसा ही हुआ था कि शादी के 9 महीने के बाद जो है उस लड़की को जला के मार दिया गया था। और फिर जो उसके परिवार वालों ने सेशन कोर्ट में मुकदमा चलाया और सेशन कोर्ट ने क्या कर दिया जी, 304 यानी कि ये क्या बोलते हैं 498 के तहत में 2 साल तक की कठोर सजा और 302 यानी कि जान से मारना, जान से मारने के लिए आजीवन कारावास और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा जो है सेशन कोर्ट ने लगा दी कि आपने उस लड़की का मर्डर किया है। उम्र कैद की सजा इन लोगों को सुना दी। इन लोगों ने क्या किया, फिर हाई कोर्ट के अंदर जो अपना पिटीशन लगाया और हाई कोर्ट ने क्या किया जी, 302 के तहत अभियुक्तों की दोष सिद्धि को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने 302 से बरी कर दिया, लेकिन 498 के तहत उनकी दोष सिद्धि को बरकरार रखा। यह माना कि आपने उसके साथ में दहेज के लिए क्रूरटी तो की थी, लेकिन 302 से उनको क्या कर दिया जी, बरी कर दिया है। अब वो लोग आ गए सुप्रीम कोर्ट में, कौन, जो उनको 498 के तहत में जिनकी सजा बरकरार रखी गई थी, वो आए हैं अब सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने बताया कि हमको हाई कोर्ट ने 302 के तहत आरोप से तो बरी कर दिया है, लेकिन 498 के तहत उनकी दोष सिद्धि को बरकरार रखा है, इसलिए जो है भाई हमारी अपील स्वीकार की जाए, क्योंकि भाई हम उसके अंदर भी निर्दोष हैं। यानी कि यहाँ पे जो अपील करता है, अपील करता जो है उस लड़की का ससुर है जिसकी डेथ हो चुकी है। इनका कहना है कि भाई हमने उससे कोई दहेज वेज कुछ नहीं मांगा, ये भाई जो मामला चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ये झूठा मामला है। अब ऐसे में मृतक के ससुर नरेंद्र सिंह यानी कि जो इस केस में अपील करता है, 498 के तहत अपनी दोष सिद्धि को चुनौती देते हुए आपराधिक अपील संख्या फलानी उन्होंने जो है दर्ज की है कि भाई मेरे को 302 के तहत तो बरी कर दिया, 498 के तहत में और मेरे को बरी किया जाए। मामला क्या है, मामला यह है कि दोनों की जो शादी थी 12/7/2000 को हुई थी और 15/4/2001 को उसकी स्थिति भी बिगड़ गई जब शादी के 9 महीने के भीतर रसोई में जलने से वह बुरी तरह घायल हो गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार मृतक महिला के पति ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, उसके पूरे शरीर पर केरोसिन तेल डाला और आग लगा दी। उसे तुरंत मध्य प्रदेश के देवलड़ा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां गवाह संख्या जो डॉक्टर थे उन्होंने बताया कि उसका 55% शरीर जल चुका था और उसकी मृत्यु के लिए भाई जो घातक है, मतलब इतना शरीर जो जल चुका, तो फिर जो है उम्मीद क्या है भाई मौत के कारण उसके कपड़ों से केरोसिन तेल की गंध आ रही थी। यानी कि ये यहाँ पे एलिगेशन लगाए गए हैं कि शादी के 9 महीने बाद उसके मुंह में कपड़ा ठूस के उसको केरोसिन का तेल डाल के उसको जलाया गया था। फिर देखो यहाँ पे 15/4/2001 की बात है, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई 16/4/2001 को, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट आए और उन्होंने क्या किया जी, उसके बयान दर्ज किए और यानी कि मृत्यु से पूर्व जो बयान होते हैं, जिसमें पीड़िता ने बताया, ये सस्पेंस है यहाँ पे, सीखने की चीज ये है, ये जो पहरा है ना, पहरा नंबर 4, मुख्य चीज ये है, जिसमें पीड़िता ने बताया कि उसके पति, सास और ससुर उससे कार की मांग करते थे, गाड़ी की मांग करते थे और घटना वाले दिन उन्होंने उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर उस पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। उसी दिन पुलिस आरोपियों के घर पहुंची और एक जली हुई लोहे की बाल्टी, केरोसिन और अन्य तेल की गंध वाले 2 प्लास्टिक के डिब्बे और जली हुई जूट की बोरी और माचिस की तिलियां और जलते हुए कागज के टुकड़े जब्त किए। यानी कि जैसा उस लड़की ने इंसिडेंट बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे जलाया गया था, वो सारी चीजें जो है रिकवर भी की गई। यानी कि जिन चीजों से जलाया था उसको भी क्या कर लिया पुलिस ने, अपने कब्जे में ले लिया, टुकड़ों को भाई जो है जब्त किए। उसके बाद उन्होंने घटनास्थल यानी कि रसोई को सील कर दिया। चूंकि उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, इसलिए 17/4/2001 को, यानी कि अगली तारीख हो गई, ये 16 तारीख थी, 17 तारीख तो उसे इलाज के लिए गांधी मेडिकल अस्पताल रीवा में भर्ती कराया गया। पुलिस उपाध्यक्ष श्री LL सूर्यवंशी द्वारा दूसरा मृत्युकालीन बयान जो है दर्ज किया गया। और दूसरा मृत्युकालीन यानी कि पहले तो उसने कहा कि इन लोगों ने मेरे को जलाया है, और दूसरी बार उसने क्या किया, अपने बयान बदल दिए। इस बार पीड़िता ने कहा कि चूंकि उसके ससुराल वाले दहेज की कमी को लेके उससे झगड़ा करते थे, इसलिए उसने अपने ऊपर केरोसिन डालकर खुद को आग लगा ली। यहां पे उसने अपने बयान बदल दिए। बयान क्या आ गया, वहां पे तो उन लोगों ने मेरे को जलाया है और यहां पे मैंने खुद को जलाया है। वहां पे मेरे से कार की डिमांड की गई थी और यहाँ पे मेरे से दहेज की कमी के कारण लड़ाई झगड़ा करते थे। अब एक ही दिन में बयानों की कमी आ गई, इसी को क्या कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया और फिर
उसके बाद जो है उनकी डेथ होगी, डेथ के बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ, परिवार के ऊपर 302, 304, 498A के तहत में जो है फिर जो है मुकदमा चल पड़ा। और फिर मामला आ गया सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट ने उन लोगों को सजा सुना दी जो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर वो लोग हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में उनको क्या कर दिया, 302 के तहत बरी कर दिया, 498 के तहत में सजा उनकी बरकरार रखी है। और 498 की सजा को चैलेंज करने के लिए पार्टी कहाँ गई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसके ऊपर गाइडलाइन दी है, हमारा मुख्य मुद्दा ये है, ये एक केस स्टोरी थी। खैर किसी की जान गई है भाई, जान चाहे मजबूरी में गई हो। अब जैसे उनके जो दोनों बयान थे, उन दोनों बयानों में उसने ये बताया, पहले बयान में तो चलो भाई मेरे को जला दिया, दूसरे बयान में कह दिया कि भाई मेरे को मजबूर किया गया। अब इन दोनों ही बयानों के पीछे एक चीज़ कॉमन है, वो है घर के अंदर क्लेश। घर के अंदर क्लेश तो था ही, इसीलिए तो उसने चाहे जान ली है या उसकी जान ली गई थी, लेकिन बिहाइंड द सीन जो था वो था भाई, ठीक है, घर का क्लेश। उपरोक्त विधि की स्थिति के आलोक में जब विचाराधीन मामले की जांच की जाती है तो यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यद्यपि दोष सिद्धि केवल मृत्यु पूर्व दिए गए बयान पर आधारित हो सकती है, फिर भी न्यायालय को आसपास की परिस्थिति और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को नियंत्रण करने वाले सिद्धांतों के संदर्भ में इसका मूल्यांकन करना होगा। यानी कि जो उसके डाइन डिक्लेरेशन जो होते हैं किसी के, उसके बेस पे भी फैसला हो सकता है, लेकिन फिर भी कोर्ट को आसपास की चीजों को देखना चाहिए। प्रस्तुत साक्ष्य को नियंत्रण करने वाले इसका मूल्यांकन करना होगा। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता नरेंद्र सिंह विरुद्ध लगाए गए आरोप सामान्य प्रकृति के हैं, यानी कि ससुर के ऊपर जो आरोप है वो एक सामान्य है, उसके लिए कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। पहला मृत्यु पूर्व बयान, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ससुराल वालों ने मृतक को जलाया, और दूसरे में उसने कहा कि उसने खुद को अपने आप को जला लिया, जो कि बयान से मेल नहीं खाता है। जिसमें मृतक कहती है कि उसने शव को आग लगा ली थी, तो दोनों बयान क्या हो गए, लड़की के अलग अलग हो गए। यह विधि की एक स्थापित स्थिति है कि परिस्थितियां परिणाम का स्थान नहीं ले सकती और आपराधिक मुकदमे में दोष को उचित संदेह से परे सिद्ध किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे लड़की के अलग अलग बयान हैं और किसी भी बयान के अंदर ससुर के ऊपर जो है कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया। एक सामान्य आरोप है, भाई मेरा पति है, सास है, ससुर है, इन सभी लोगों ने जलाया, तो इसके बारे में कोई स्पेशल बयान यहाँ पे नहीं दिया गया है। अतः किसी आपराधिक मुकदमे में यदि दो निष्कर्ष संभव हो तो आरोपी के पक्ष में निकलने वाले निष्कर्ष का भी पालन किया जाना चाहिए। जहां वियोजन पक्ष द्वारा ससुर को मानसिक क्रूरता के लिए दोषी ठहराने का, मृतक को प्रताड़ित करने या दहेज की मांग करने में उनकी प्रत्यक्ष संलिप्तता को दर्शाने वाला कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ससुर उस केस में इन्वॉल्व है, इसका कोई भी एविडेंस प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक के पति को फंसाने के क्रम में ही ससुर को भी इस मामले में फंसाया गया है। यानी कि हस्बैंड को तो चलो फंसाया, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि एटलीस्ट डेथ हुई है, और डेथ के पीछे चलो एक दिन लड़की ने बयान दे दिया कि मेरे को जलाया गया है, दूसरे दिन बयान दे दिया कि मैंने खुद को जलाया। दोनों ही सिनेरियो के पीछे एक चीज कॉमन है, और वो है भाई मेरे से दहेज की मांग की गई थी या दहेज की कमी के कारण लड़ाई झगड़ा, जो यानी कि क्रूरटी तो थी। क्रूरटी के लिए हस्बैंड को तो चलो फंसा ही दिया, लेकिन उसके साथ में पूरे परिवार को फंसाने का क्रम जो है इस मामले में दिख रहा है, जैसा कि 498 के कुछ मामलों में होता है। इस न्यायालय ने बार बार निर्देश जारी किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस कानून का दुरुपयोग न हो, जिसे विधायिका ने वैवाहिक जीवन में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था, न कि परिवार के सभी सदस्यों के प्रति भले ही उनकी कोई भूमिका न हो। तो कोर्ट कहता है कि विधायिका जो है, जिन लोगों ने कानून बनाया है, ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाया है। अब इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक के चक्कर में, एक पति ने उसके साथ क्रूरटी की तो पूरे परिवार का नाम आप लिखवा दो, पूरे परिवार को आप फंसवा दो, और इस केस में ऐसा ही हुआ, पूरे परिवार का नाम लिखवा दिया। यही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और इसके तहत में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में अभिलेख में प्रस्तुत साक्ष्य अपीलकर्ता नरेंद्र सिंह के विरुद्ध आईपीसी धारा 498 दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इन्होंने उसको दहेज के लिए तंग परेशान किया था, ऐसा कोई सबूत उन लोगों ने नहीं दिया। सिर्फ एक पूरे परिवार का नाम तो लिखवा दिया कि पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत उनके पास में नहीं है। तो तदनुसार नरेंद्र सिंह द्वारा दायर आपराधिक अपील को स्वीकार किया जाता है। कोई भी पिटीशन जब स्वीकार की जाती है, इसका मतलब है वो बंदा वो केस जीत चुका है। आईपीसी धारा 498 के तहत उनकी दोष सिद्धि रद्द की जाती है। 302 तो इनके ऊपर से पहले ही हाई कोर्ट ने हटा दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 498 भी इनके ऊपर से हटा दिया, और इसके अतिरिक्त आपराधिक जो फलाना केस था 307/2014 को, उसको भी खारिज किया जाता है। और ये जजमेंट है 13 अप्रैल 2026 का, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जी। तो भाई अगर सबूत नहीं है, नरेंद्र सिंह वर्सेज मध्य प्रदेश नाम से जजमेंट है, नरेंद्र सिंह यहाँ पे ससुर हैं। तो देखो, किसी के साथ हमें गलत हुआ है, चलो उसको न्याय मिले, लेकिन कुछ निर्दोष लोग जो है वो बचने चाहिए। हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि भाई हम जो है झूठे लोगों का साथ देते हैं, कुछ हो रहा है। जो भी गाइडलाइन आती है हम इसीलिए आपको बताते हैं ताकि आपके केस में आपको उससे रिलीफ मिल सके।
और रिलीफ ज़रूरी नहीं है कि एक एक्यूज को ही मिले, रिलीफ विक्टिम को भी तो मिल सकता है। तो आप यहाँ पे एज ए विक्टिम भी ऐसी जजमेंट का आप यूज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। तो उम्मीद करूँगा ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं अदर किसी जजमेंट के साथ में, उसमें उसके साथ में जो आप चाहते हो और आप क्या चाहते हो, कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू।